हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन ने पीछे की जो कुछ कक्षाएं हैं उनमें जनरल साइंस के बायोलॉजी पार्ट को कुछ हद तक पढ़ा था, जिसमें अपन ने ह्यूमन बॉडी के जो नॉर्मली सिस्टम होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब उसे अपन थोड़ा ब्रेक देते हुए एक बार केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज से अपन केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के कुछ 5 या 7 टॉपिक जो जनरल राजस्थान पुलिस के लेवल में और रीट के लेवल से रिलेटेड जो 5-7 महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो पढ़ने के बाद अपन पुनः जीव विज्ञान की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैटर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए पहले अपन केमिस्ट्री को फिनिश करते हुए फिर अपन किस पर जाएंगे, जीव विज्ञान पर जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। अब देखिए, अब रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर पदार्थ है, उसकी स्ट्रक्चर, मैटर है उसके स्ट्रक्चर, उसके जो एटम्स है उनके परमाणु हैं, उसके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आदि का क्या करते हैं उसमें अपन स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन मैटर की स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एवं उनसे संबंधित जो रिएक्शंस है उनका क्या करते हैं अपन अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ के कणों, व उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो बात को? का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ है, पदार्थ की स्ट्रक्चर है तथा पदार्थ के कण हैं, उनकी क्रियाओं का क्या करते हैं अपन अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करते हैं। ये जो केमिस्ट्री शब्द है, ये जो केमिस्ट्री शब्द है वो केमिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। काली माता नहीं, काली मिट्टी, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होती है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। आगे अपन किसकी बात करेंगे? देखो, अब ये जो रसायन विज्ञान है, ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक, देखो रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं लेवोसियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लेवोसियर को बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं? लेवोसियर को। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है लेवोसियर को। फादर ऑफ द केमिस्ट्री, फादर ऑफ द केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर है। फादर ऑफ द केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर है। ठीक है, अब देखो आगे सुनो, आगे बात करें। इसका कई बार नाम है ना लेवाइजिया भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लेवाइजिया, या कई जगह इसका नाम है वो लेवासिया लिखा हुआ भी मिल सकता है।
फेज में इसका नाम आपको लेवासिया भी मिल सकता है, लेवाइजिया भी मिल सकता है, या लेवोशियर भी मिल सकता है। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे रसायन विज्ञान का जनक, इसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। क्या दिए थे? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या दिए थे इसने? रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। अब इसने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, इस कारण से क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फादर ऑफ द केमिस्ट्री। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। दोबारा इसका स्क्रीनशॉट दे लो एक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं अपन रासायनिक संयोजन के नियम, द लॉ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, द लॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक संयोजन के नियम। देखो हेडिंग लगाइए, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। देखो भाई, रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक संयोजन है ना, रासायनिक संयोजन के नियम दो हैं मुख्य रूप से। रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं? दो हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। रासायनिक संयोजन में कितने नियम हैं? दो। देखो, रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। ठीक है, देखो पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखो, एक तो रासायनिक संयोजन के दो नियम है। नंबर एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। और सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं। अब देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, चाहे कुछ बोल दो, यूनिवर्स बोल दो, यानी ये दुनिया है, इस दुनिया का द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। इस दुनिया का द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान है, उसे ना तो उत्पन्न कर सकते, ना इसे अपन क्या कर सकते? नष्ट कर सकते। नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सामान्य बातें कर रहा हूं। देखो क्या है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते, ना इसे क्या कर सकते? नष्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं? इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है,
इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को ना अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसे अपन नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान, ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान, ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान निश्चित है। ठीक है, ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। अर्थात यूनिवर्स है ना, उसके अंदर जितना भी मास है वो सारा का सारा फिक्स है, उससे वो ना कम हो सकता और ना कभी ज्यादा हो सकता, उतना ही रहेगा। ये क्या है? रासायनिक संयोजन का पहला नियम है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आता है। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है, वो क्या बोलता है कि ऊर्जा को अपन ना उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, जिसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। लेकिन हमारे श्रीमान जी जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन महोदय है ना, वो एक अलग ही बात कहते हैं। वो सबसे अलग थे, सबसे हटके थे, उन जैसा कोई नहीं हुआ है। ठीक है, शायद भविष्य में कोई हो जाए, ठीक है, हाँ, लेकिन उन जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है। बड़े विचित्र प्रतिभा के धनी थे वो। उन्होंने क्या कहा कि द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसी का परिणाम था हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, दुनिया ने एकमात्र परमाणु बम हमला झेला था, परमाणु हमला झेला था हिरोशिमा और नागासाकी, जापान ने। वो उन्हीं की सोच की देन थी। लेकिन इस घटना के लिए उत्तरदायी वो नहीं थे। इस घटना के लिए उत्तरदायी महान अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं थे। इस घटना के लिए उत्तरदायी कोई और था। लेकिन ये सही बात है कि अगर आइंस्टीन ने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध अर्थात E बराबर mc² नहीं दिया हुआ होता, E बराबर mc² नहीं दिया होता, तो हिरोशिमा और नागासाकी का वो हाल नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश आइंस्टीन के समीकरण के कारण हुआ, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी वो नहीं थे। कौन नहीं थे? अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं थे। यहां तक कि उन्हें एक बार पूछा गया था कि आपको अगर आपकी इच्छा से जन्म लेने का मौका मिले ना, आइंस्टीन जी से पूछा गया था कि अगर आपको आपकी इच्छा से जन्म लेने का मौका मिले तो दोबारा आप क्या बनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा दोबारा क्या बनना चाहूं और क्या नहीं बनना चाहूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज है वो बनना नहीं चाहूंगा और वो है वैज्ञानिक। मैं कभी वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा दी गई समीकरण के कारण ही हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे देखो। तो द्रव्यमान को अपन ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात यूनिवर्स है, उसका कुल मास है वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, टोटल मास है वो क्या है? फिक्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम चलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम चलता है ना, ठीक उसी प्रकार क्या चलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम चलता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सेम यही बात बोलता है। क्या बोलता है? सेम यही बात बोलता है। इससे पहले अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, अब आगे अपन बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की। किसकी बात करते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है कि ऊर्जा को अपन ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या बोलेगा? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता।
समझ गए ना, ऊर्जा को अपन ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही इसे नष्ट कर सकते। सेम वही बात है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे केवल एक रूप से, ठीक है, इसे केवल एक रूप से, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं अपन, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, निश्चित है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, निश्चित है, ठीक है। ब्रह्मांड की टोटल ऊर्जा क्या है, फिक्स है, नियत है, उससे ना तो कभी ज्यादा होगी और ना उसे कभी कम होगी। ये क्या हो सकती है, वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में उसे सेकंड फॉर्म में बदल सकती है। इंग्लिश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कभी आप फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में चलने लग जाओ, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। अब देखो आगे, अब आइंस्टीन बाबा की बात कर लेते हैं। नोट ही चल रहा है, देखो नोट पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब एक चलता है अपने ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं, ये नियम बोलता क्या है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं तथा ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, द्रव्यमान में, यानी द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, द्रव्यमान में, ठीक है। इसे बोलते हैं ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ठीक है। और वो क्या होता है, इस पूरे के पूरे को उन्होंने इस समीकरण के अंदर समाहित कर दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर E बराबर क्या है, ऊर्जा, और m बराबर क्या है, द्रव्यमान। E बराबर तो हो गया ऊर्जा, m बराबर हो गया द्रव्यमान, और C बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो प्रकाश का क्या होता है, निर्वात में वेग होता है, जो प्रकाश का निर्वात में वेग या प्रकाश के निर्वात में चाल होता है। क्लियर है। हाँ, इसी समीकरण की देन थी परमाणु बम, इसी समीकरण की देन थी परमाणु बम। हुआ क्या था, आपने सुना होगा, हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस समय जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो जर्मनी के लोग थे, जर्मनी के सैनिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्हें मारना शुरू कर दिया था। हिटलर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। तब एक लैब के अंदर 2 वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, ठीक है, तो वो जर्मनी के थे, तो उन्हें भी हिटलर ने मारने का आदेश दे दिया। तो उस समय एक उनकी महिला मित्र थी, उसने उन्हें बताया कि हिटलर ने मारने का आदेश दे दिया सबको। तब उसने उनकी वहां से भागने की मदद की थी, और वो भागकर कहाँ आ गए, अमेरिका आ गए, ठीक है। उस समय वो किस पर कार्य कर रहे थे, उस समय वो काम कर रहे थे श्रृंखलन अभिक्रिया, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी पर कार्य कर रहे थे, ठीक है, श्रृंखलन अभिक्रिया करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो वहां पर अमेरिका आ गए। अब कुछ दिनों के बाद जब उनकी वो महिला मित्र थी, उसने लैब में जाकर देखा, महिला साथी थी, उसने लैब पर जाकर देखा, तो वहां का जो लैब है, लैब का पूरा हाल बदल गया था। सर के सब पार्टिकल्स थे वो नष्ट हो गए थे, आसपास की वनस्पति है वो भी खत्म हो गई थी, ठीक है, आसपास है ना जो पेड़ पौधे थे वो उनको भी क्षति पहुंच गई थी। हुआ क्या कि जो रेडियो एक्टिविटी के जो प्रयोग कर रहे थे ना,
वो प्रयोग उनके सफल हो गए थे, कामयाब हो गए थे। ठीक है, अब ये बात उस महिला ने उन दोनों वैज्ञानिकों को बताई। अब उन्हें ये तो पता चल गया कि द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में बदल सकते हैं, द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन कितना द्रव्यमान किस प्रकार से ऊर्जा में बदलेगा ये बात उन्हें नहीं पता थी। फिर वो श्रीमान आइंस्टीन के पास गए और आइंस्टीन ने क्या कर दिया, ये बात बताने के लिए मना कर दिया। ये बात बताने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि अगर ये बात किसी गलत हाथों में लग गई तो इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तब उन दोनों ने ये समीकरण आइंस्टीन जी से चुरा ली थी और चुराकर अमेरिका में एक एटमस नाम का शायद क्या चला था, प्रोग्राम चला था, और उन्होंने दुनिया के 2 परमाणु बम बना डाले थे। कौन कौन से? लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, फिर वो आपके सामने आपको पता ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी वाला वृतांत हुआ था। ये बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी खोज के कारण लाखों लोग मरे थे। ठीक है, हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार जरूर मिला था, लेकिन इसके कारण नहीं मिला था। किसके कारण मिला था? फोटो इलेक्ट्रोविटी है ना, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, उसके कारण मिला था, जिसके कारण सौर पैनल चलते हैं, सौर ऊर्जा वाली बैटरियां, हाँ, उसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है स्थिर अनुपात का नियम। आगे है स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है, बिल्कुल इजी सा है, छोटा सा है। इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या तत्व, 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या तत्व, 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर, एक निश्चित अनुपात में जुड़कर, एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे आप सीधा भी बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या तत्व अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं अपने द्रव्यमान के, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने द्रव्यमान के। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे मैं बात करता हूं, आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया, एक तो लिख दिया ये, एक लिख दिया मैंने ये, और एक लिख दिया मैंने ये। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूं। ये है जी नवजात ऑक्सीजन। क्या ये? नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ये है साधारण ऑक्सीजन। क्या ये? साधारण ऑक्सीजन। और ये आप जानते ही हो ओजोन परत। ओजोन परत है क्या? ये ओजोन है। ठीक है, हाँ, ओजोन परत इससे बनी हुई है। देखो तीनों किससे मिलकर बने हैं? ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं।
तीनों किससे मिलकर बने हैं? ऑक्सीजन से। लेकिन फर्क किसका है? ऑक्सीजन के अनुपात का है। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, और इसमें कितने ऑक्सीजन है? तीन ऑक्सीजन है। मजेदार बात सुनिए, ये जो साधारण ऑक्सीजन है ना, इसके कारण हम जिंदा हैं, इसी के कारण हम जी पाते हैं, ठीक है। और ये नवजात ऑक्सीजन है, ये कुछ समय के लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, बहुत कंपल्सरी रूप से, मतलब अपने शरीर को क्या करेगी? फायदा पहुंचाएगी। लेकिन लगातार इसके संपर्क में अपन नहीं रह सकते, इससे अपने ऑर्गन है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बाद में लंबे समय तक अपन नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रह सकते, ठीक है। अब साधारण ऑक्सीजन है वो हमारे लिए प्राणदायक है, लेकिन ये ओजोन है ना, ये जहरीली होती है। तीनों किससे बने? ऑक्सीजन से बने। तीनों क्या है? ऑक्सीजन से बने, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। समझ गए? इसी प्रकार सुनो, एक होता है, इसे तो आप जानते हो, H2O। क्या होता है ये? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है ये? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं अपन? जल, पानी, वाटर, नीर, ठीक है, जल। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? जल का। लेकिन यह अनुपात अगर बदल दें, यह रेशियो अगर अपन चेंज कर दें, तो यह जल नहीं रहेगा। क्या पता कोई जलजला बन जाए। देखिए कैसे, H2O2 कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं? H2O2 करता हूं। देखो क्या होगा। अब H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो, ठीक है। काट दो, 2 से 2 गए, कितना आ गया? 1:1। देखो यहां पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 में है, और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है। तत्व वही है, परमाणु वही है, लेकिन बदला क्या है इनका? अनुपात। अनुपात बदलते ही यौगिक बदल जाएगा। अब बता दूं, जल के कारण अपन जिंदा हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल जीवन का आधार है। इस प्रकार की बातें पढ़ते हो ना। अब देखो, जल में जो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, जो परमाणु यूज हुए हैं, वही हाइड्रोजन परऑक्साइड में यूज होता है। लेकिन चूहे मारने के जहर में इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आपके कान में जो, समझते हो ना, कान में कई बार चला जाता है, हाँ, बत्ती जैसा, उसे निकालते हो ना आप। कुछ लोगों को पेन डालकर निकालने की आदत होती है, कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, विशेष करके कॉटन को किसी स्टिक के ऊपर लपेट कर, ठीक है। हाँ, तो वो निकालने के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड कान में डाल दिया जाएगा, तो अपने आप वो जो भी मटेरियल है ना, वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या था? स्थिर अनुपात का नियम था। अब देखो, ये नियम कई बार है ना, इससे क्वेश्चन है ना, वो बड़े अलग तरीके से पूछा जाता है, बड़ा अलग टाइप से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? इसे द्रव्यमान के रूप में कनेक्ट करके पूछते हैं, ठीक है। इसे द्रव्यमान के रूप में कनेक्ट करके पूछते हैं। देखो कैसे। अब इसी जल की बात करता हूं मैं, H2O2। देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। H2O की बात कर रहा हूं मैं। देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। यहां पर हाइड्रोजन है कितने? 2। कितना हो गया द्रव्यमान? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 8×2 = 16। कितना होता है? 8×2 = 16, ठीक है। तो यहां पे आ गए 16। तो अब इनके द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? इनके द्रव्यमान का अनुपात होगा 2:16। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहां से क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने द्रव्यमान के 1:8 में जुड़कर, अपने द्रव्यमान के 1:8 में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने द्रव्यमान के 1:8 में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो, अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर द्रव्यमान के संदर्भ में इनकी बात करें तो थोड़ा गौर करना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 गुणा में 2, ठीक है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16×2 = 32, ठीक है। तो 2×2 हो गए 4 और 16×2 हो गए 32। इन्हें काटना, 4 एकम 4, 4 अट्ठे
देखो इन्हें काटते हैं दोबारा, क्या है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 2 एकम 2। ऑक्सीजन पे आइए, 2 है ऑक्सीजन और इसका द्रव्यमान कितना होता है 16 दुए 32, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 और 16 दुए 32। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने द्रव्यमान के 1:16 में जुड़ते हैं ना, तब तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने द्रव्यमान के 1:8 में जुड़ते हैं ना, तो क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना अनुपात कितने में होता है। कई बार ये क्वेश्चन चेंज भी कर देते हैं, कैसे कि ऐसे पूछ लेते हैं, जल में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 8:1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी यौगिक का आपसे पूछ सकता है, ओके। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इन 3 यौगिकों के द्रव्यमान का अनुपात बताओगे। देखिए वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है NH3, नंबर 1 हो गया NH3, नंबर 2 पे अपन बात कर लेते हैं HCl, और नंबर 3 पर अपन बात कर लेते हैं NH3 हो गया अमोनिया, HCl हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और CO2। द्रव्यमान अनुपात बताना है, द्रव्यमान अनुपात पहले का दूसरे का साथ, यानी इसमें बताना है N:H, इसमें बताना है H:Cl, इसमें बताना है C:O। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।